हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रेटर्निटी कहाँ मेंशन्ड है, प्लस साथ साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थी वहां पर उनका क्या आइडिया था। क्या सिर्फ लीगल सेंस में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए या फिर एक्चुअल में कहीं ना कहीं सोसाइटल लेवल के अंदर इनग्रेन्ड होनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा रिगार्डिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, हो सकता है मेंस के अंदर भी हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा रिगार्डिंग थर्ड जनरेशन वेब। इसके रिगार्डिंग भी पिछले साल आई थिंक या उससे पिछले साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से भी कुछ जगह पे डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया चैलेंज ऑफ रिवाइजिंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, और इसको आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। आप देखो, आप जानते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, राइट। और एम एन रॉय जी के द्वारा इसका आइडिया प्रपोज किया गया था, जो कि एक तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर थे, ठीक है। 1934 के अंदर आप ये सारी चीजें जानते हो। फिर धीरे धीरे आईएनसी की भी डिमांड बनती रही। फिर लास्ट में हमने कहीं ना कहीं हमने क्या नोटिस किया कि लखनऊ सेशन के अंदर इसको अडॉप्ट किया जाता है 1936 के अंदर। फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया, राइट। बाद में एक तरह से प्रियम्बल का जो शेप थी वहीं से हमें हमें वो चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी इसको पूरा ओवरऑल चीजों को देखा। और जब हम कमेटी का जो कंक्लूडिंग सेशन था वहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात करी कि हम ना फ्रेटर्निटी को, जो ब्रदरहुड भाईचारे की भावना होती है, कॉमन ब्रदरहुड की एक सेंस होती है, उसको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और इसी वजह से हमें इसको अचीव करना बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारी देश को यूनिटी एंड सॉलिडारिटी देता है। देखो, हम बात करते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, ठीक है ना। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन्ड है, ठीक है ना। आपको इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। ये फ्रेटर्निटी की जो बात हो रही है दरअसल में इसी की बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये बात भी करी कि हम ना, देखो, बात करते हैं लिबर्टी की, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, पर अगर किसी देश में फ्रेटर्निटी नहीं है और वहां लिबर्टी और इक्वालिटी है तो ये बहुत ही मेजर इशू है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। इस वजह से सोशल सॉलिडारिटी के साथ इन्होंने इस चीज को लिंक किया, पब्लिक एम्पैथी को अचीव करने के लिए, मतलब उसके लिए जरूरत समझी। और इसी वजह से आप नोटिस कर रहे हो ना, जो हमारा प्रियम्बल है, आप देखो इसके जो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, जस्टिस है ना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसके बाद देखो जो चौथा आपको कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल देखने को मिलता है, व्हाट इज दैट, टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो ये पॉइंट समझ रहे हो, फ्रेटर्निटी। तो यही फ्रेटर्निटी इन्होंने बाद में ऐड किया, क्योंकि बाद में एज इन, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड किया, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का आखिरी स्टेजेस थी उस टाइम पर इसको ऐड किया गया था। और जब इन्होंने बात करी तो लॉजिक भी बहुत था कि एलईएफ की हम बात करते हैं, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर मतलब जस्टिस की बात करते हैं, तो साथ साथ फ्रेटर्निटी की हमें यहाँ पे बात डेफिनेटली करनी ही पड़ेगी। तो ये बात भी उतनी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इन्होंने ऐड किया उसके ऊपर ना ज्यादा डिस्कशन हुई, ना ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन करी गई, ठीक है ना। और इवन अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो आप जानते हो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम सभी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रखी है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता था लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की बातें, ठीक है ना। एंड इवन जो आचार्य कृपलानी जी हैं उन्होंने भी 1949 के अंदर इसकी कुछ इंप्लीकेशंस के ऊपर अटेंशन ड्रॉ करी। इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बात करी कि देखो ये सारी चीजें ना सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। कहने का मीनिंग क्या, एक चीज होती है कि आपने बस लिख दिया, यहाँ पे लीगल बातों में आपने इस चीज को लिख दिया, पर अगर खुद सोचो, अगर सोशल लाइफ के अंदर उस चीज को किसी ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया तो क्या फायदा उस चीज का लॉज में लिखने का। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर भी इन्होंने यही बात करी कि जो कॉमन ब्रदरहुड है ना, ये सिर्फ लिखने की बात नहीं है कि लीगल लैंग्वेज में लिख दिया हमने, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के अंदर ऐड कर दिया, नहीं, इसके मॉरल, स्पिरिचुअल और मिस्टिकल कंटेंट भी है, ठीक है ना। जब तक लोग अपने दिमाग के अंदर, अपने दिलों के अंदर इन चीज को, फ्रेटर्निटी को, कॉमन ब्रदरहुड को वो इंटरनलाइज नहीं करेंगे, उसका कभी भी हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इंप्लीकेशन नहीं आएगा, चाहे जितनी बार मर्जी हम अपने प्रेम्बल के अंदर इस चीज को ऐड कर दें। तो इसी वजह से ये बात इन्होंने आचार्य कृपलानी जी के द्वारा बोली गई थी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं, अगर मॉरल प्रिंसिपल हमने इसको, फ्रेटर्निटी को अडॉप्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो जो डेमोक्रेसी होगी वो डेमोक्रेसी बचेगी ही नहीं। वो ऑटोक्रेसी हो सकती है, वो इंपीरियलिस्ट हो सकती है, वो फासिज्म हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ फॉर्मल और लीगल प्रिंसिपल नहीं रखना,
हमें हर पर्टिकुलर लाइफ, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ का इसको एक पार्ट बनाना है। देखो होता क्या है ना, जो लीगल इम्प्लीकेशंस है उनका एक बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि लीगल का इम्पैक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं मैं कह रहा, मैं आप एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो कोई सोसाइटी है, अब सोसाइटी हो सकता है यहाँ पे जो उनका वहाँ का लीगल सिस्टम है वो बोलता हो कि यार यहाँ पे ना कास्ट सिस्टम एक गलत चीज है, ठीक है, ऐसा हो सकता है वहां पे बोलते हो। पर अगर खुद सोचो कि ये तो लिख दिया वहां पे, पर अगर लोगों के दिलों में आज भी दूरियां देखने को मिलेंगी, अगर वो कास्ट सिस्टम का आज भी प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो उतना इफेक्टिव सिस्टम हो पाएगा? द आंसर इज नो। इफेक्टिव सिस्टम कोई चीज तभी हो पाती है जब अंदर से बदलाव आए। गेटिंग द पॉइंट? अगर मान लो आपने इनको अच्छे से शिक्षित किया, आप अच्छे से आपने इन चीजों को इंटरनलाइज करवाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल को अंदर हमने देखा ना कैसे सभी लोग इकट्ठे पार्टिसिपेट करे थे, तो इस तरह की चीजें अगर हम इनके अंदर इंटरनलाइज कराएं तो एक सोशल चेंज आएगा, और ये सोशल चेंज होगा ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। गेटिंग द पॉइंट? कई बार जो लीगल सिस्टम होता है उससे कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उन शॉर्ट कमिंग्स को हमें कहीं ना कहीं अगर बदलना है ना, तो सोशल चेंज की नेसेसिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इवन अगर आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कीजिए, ठीक है ना, आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो नहीं थी, बाद में हमने इनको ऐड किया 42nd अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है, 1976 की बात हो रही है, 67 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने इनको ऐड किया, ठीक है। तो उस टाइम हमें देखने को मिलता है कि कैसे इसके अंदर भी हमने बात करी थी कि कैसे हमें जरूरत है एक तरह की हार्मनी, एक तरह का स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड सभी लोगों के अंदर लाने के लिए, ठीक है ना। इवन देखो सर एनएस बेकर, इन्होंने भी ये बात बोली गई है, ठीक है ना, कि एक फर्क होता है कि कैसे हमारे इमोशंस के अंदर हमें वो चीज दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो तो ड्यूटी डेफिनेटली हमारी है। तो यहाँ पर ना राइटर के द्वारा कुछ एक दो पॉइंट्स और मेंशन किए जा रहे हैं, मैं आपको उनको समझाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि अगर हमें इस चीज को ब्रिंग करना है तो कुछ हमें आज के टाइम पे ना इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई डेमोक्रेसी ढंग से वर्क करती है ना, तो कुछ उसकी चीजें हैं कि वहां पर पहली बात तो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर एक इफेक्टिव ऑपोजिशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार अच्छे से काम कर रही है, अगर उसको आपने कहीं ना कहीं उसको टोज पे रखना है, तो जरूरी है ना कि ऑपोजिशन भी यहाँ पे स्ट्रांग हो, इक्वालिटी इन लॉ हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हो, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही हुआ है, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वहां पे अच्छे से उसको एडमिनिस्टर किया जाए। ये सारी चीजें देखने को मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी की माइनॉरिटी के ऊपर एक तरह से टिरनी देखने को मिले, ठीक है ना, जो माइनॉरिटी है वो ऑप्रेस्ड ना फील करे। ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आंसर इज यस, ठीक है। बट यहाँ पे राइटर का मानना है कि बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर हमारी जो ऑपोजिशन है, ठीक है ना, वो अब उतना स्ट्रांग नहीं है। इक्वालिटी इन लॉ काफी जगह हमें देखने को मिला है कि प्रॉपरली उसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमें नहीं देखने को मिलता। आज भी आप इनइक्वालिटी की बात करो, आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, जो अमीर है बहुत अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो कहने का राइटर का पॉइंट है कि कुछ चीजों के अंदर हमें एक डाइल्यूशन देखने को मिला है, ठीक है। आप अगर गांधी जी के 7 सिंस की बात कर लो, ठीक है, ये आप जानते हो गांधी जी के 7 सिंस, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अब ये भी एक इफेक्टिव कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, पर ये सारे के सारे सिंस हम कहीं ना कहीं कमिट करते जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप देखते रहते हो कैसे ना आज के टाइम के ऊपर, पहले जो आप देख रहे हो पॉलिटिशियन ना, आप खुद बताओ, आप किसी से पूछना पॉलिटिक्स वर्ड सुनना, पॉलिटिक्स ना वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव वर्ड हो गया है, पर ये एक्चुअल में नेगेटिव वर्ड कभी था नहीं। वो हमारे आज के जो पॉलिटिशियंस है, कुछ जो गलत पॉलिटिशियंस है, उन्होंने ये चीज बना दी है। आप नोटिस करते हो नियरली 43% हमारे जो एमपीज हैं, जो लोकसभा के अंदर एमपीज हैं, इनके ऊपर तो खुद क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये कैसी पॉलिटिक्स करेंगे वो हम जानते हैं, ठीक है ना। डिफेक्शन कितनी ज्यादा होती रहती है, ठीक है, मंत्री पद के चक्कर के अंदर, कुछ पैसों के चक्कर के अंदर अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल आज के टाइम पर हमें देखने को मिलती है, और ये एक तरह का सिन है, ठीक है। सिमिलरली आप देख लो वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, जैसे आज के टाइम पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग पैसा कमाने के लिए बिना किसी काम के वो चीज कर जा रहे हैं, करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्लेजर विदाउट कॉन्शियस की बात कर लो, ठीक है ना, हम कहीं ना कहीं जो मैरिटल रेप आज के टाइम पर सुनते हैं, ये उस कैटेगरी में आ जाता है। तो सिमिलरली आप नॉलेज विदाउट कैरेक्टर देख लो, कॉमर्स विदाउट मिनोरिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, ये सारे के सारे हमें 7 सिंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ रिलीजन भी आप लिख सकते हो, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं होना, कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स बढ़ना, आप रशिया यूक्रेन का क्राइसिस का एग्जांपल देख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें ये आज के जो सिंस हैं हमें देखने को मिलते जाते हैं। तो इंडिया की देखो जो रियलिटी है, ठीक है, वो डाइवर्सिटी की है। बात की ना मैंने आपको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब समझ में हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी है ना, ये फ्रेगमेंटेशन नहीं बननी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? डाइवर्सिटी ना इंडिया की सबसे, शायद सबसे स्ट्रॉन्ग वो चीज है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, सबसे इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। पर इसको हम फ्रेगमेंटेड नहीं होने देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
इस डाइवर्सिटी की वजह से लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएं एंड उसके बेसिस के ऊपर एक तरह से हमारी जो कंट्री है वो फॉल अपार्ट कर जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और फ्रेटर्निटी ही एक एसेंशियल यहाँ पे वर्च्यू है जो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बेसिस के ऊपर हमें चीजें हमें देखने को मिलती जाएंगी। और यहाँ पे राइटर का यही कहना है कि जो आचार्य कृपलानी जी ने बात करी थी उसी को अगर हम कहीं ना कहीं माने, उसी डायरेक्शन में अगर हम वर्क करें कि सिर्फ लीगल टर्म्स में नहीं, आपको मॉरल और स्पिरिचुअल कंटेंट की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को इंश्योर कर पाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है ना, तो उसको भी हमें डेफिनेटली अच्छे से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो दोनों लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कलेक्टिव लेवल के ऊपर अगर हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो फ्रेगमेंटेशन का खतरा है ना, तभी हम उसको टाल पाएंगे। तो ये इस तरह की हमारी एक फ्यूचरिस्टिक सोच हो सकती है जो हमें हेल्प करेगी इंडिया को यूनाइटेड रखने के अंदर। गेटिंग द पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो राइटर ने यहाँ पे पहले आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इंडिया स्टैंड एंड द वे अहेड। और इसको आप जीएस पेपर 3 के मनी लॉन्ड्रिंग वाले से भी या इवन इंडियन इकोनॉमी वाले कंपोनेंट से रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर राइटर क्या बात करते हैं, राइटर ने बात करी है रूल मेकिंग के ऊपर। देखो हम ना रूल्स बनाते रहते हैं, हम लॉज वगैरह बनाते रहते हैं, इनका ना कुछ इंटेंट होता है कि किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनको बनाया गया है। पर ओवर द टाइम पता क्या होता है, ये चीजें चेंज होती रहती हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, हमें कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती रहती हैं, इनके पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट हमें डेली बेसिस पे नए नए पता लगते रहते हैं। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर कैसे उनके रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाएं, कैसे उनमें चेंजेस लाके आने हैं, ये काफी ना मेजर टास्क बन जाता है। यहाँ पे राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया यूनाइटेड किंगडम का। आज से काफी पुरानी बात है, तो वहां पर ना एक रेड फ्लैग एक्ट लेके आए थे। उस टाइम ना मोटर कार्स बस आई थी, तो उस टाइम पर मोटर कार्स को कैसे रूल्स के थ्रू वहां पे मैनेज करना है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूल्स बनाए कि हर मोटर कार के 3 ड्राइवर होंगे, एक होगा व्हील के ऊपर, दूसरा होगा जो फेलो पैसेंजर होगा, और तीसरा होगा जो फुट के ऊपर होगा, एक तरह का रेड फ्लैग इस तरह से होल्ड करता हुआ होगा। अब देखो इनका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन यही था कि भैया ये जो मोटर कार है ना, ये नई टेक्नोलॉजी है एक तरह की, इनको कैसे यूज करें, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। पर ढंग से इस एक्ट को बना नहीं पाए। उसकी वजह से हुआ क्या, इन्होंने सेफ्टी तो लोगों की इंश्योर कर दी, पर कहीं ना कहीं मोटर कार इंडस्ट्री ठप बैठ गई। ठीक है, सिर्फ यूरोप, बाकी यूरोप की कंट्रीज में वो प्रॉस्पर करती रही, पर यूके के अंदर प्रॉस्पर नहीं कर पाई। तो जब इन्होंने देखा कि यार ये तो लॉ गलत पड़ गया, तो फिर उसको रिपील कर दिया गया, फिर हटा दिया गया। एंड उसके बेसिस के ऊपर आप नोटिस करोगे फिर ब्रिटिश मोटर कार इंडस्ट्री बहुत अच्छे से वर्क करी, जैसे रोल्स रॉयस वगैरह इस तरह के आइकन्स भी उसने प्रोड्यूस करे। तो आज के टाइम पे ना जब हम नई नई ये बात कर रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो कैसे इनको हमें कहीं ना कहीं कैसे लॉज लेके आने चाहिए, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। और यहाँ पर राइटर ने ना हमारे जो इंडियन लॉज है इनकी काफी तारीफ करी है कि इंडिया काफी ठीक कर रहा है कि कैसे इनको रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है ना, देखो आप जानते हो, आप लोग भी आजकल तो बहुत छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे इन द सेंस की 17-18 साल के लोग भी बिटकॉइंस के अंदर पैसा डाल रहे हैं। तो देखो बट उनको कहीं ना कहीं पता नहीं है कि क्या इसके इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है ना, तो इस तरह के इश्यूज से हमें कहीं ना कहीं बचने के लिए ना प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है, दैट इज हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस को ना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। पहले ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना 2002 का, उसके अंदर हमने क्या किया है, ये पीएमएलए अब इन चीजों के ऊपर भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट को एक्सचेंज करता है फिएट करेंसी के साथ, कोई ट्रांसफर करता है इनको, कोई सेफ कीपिंग एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, कोई पार्टिसिपेट करता है इन पर्टिकुलर चीजों के अंदर। कहने का मतलब क्या, कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है ना विद रिगार्ड्स टू वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आएगा। गेटिंग द पॉइंट। और इसके बेनिफिट क्या है, इसके देखो डेफिनेटली इसका बेनिफिट यही है कि कल को हम मनी लॉन्ड्रिंग इसके अंदर रोक पाएंगे। हमारा जो एफआईयू है ना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, तो यहाँ पर अगर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है वर्चुअल वाला, तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह रजिस्टर करेगी एफआईयू के साथ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कल को टेरर फाइनेंसिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इसको रोकने के अंदर हम मेरी हेल्प हो पाएगी। आप सभी ने कॉइन स्विच स्क्वायर का नाम सुना होगा, वेरी श्योर, बहुत ही पॉपुलर है। तो यहाँ पर इनको भी केवाईसी वगैरह कराना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, हर ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आते हैं तो वहां पे एफआईयू को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या दिखाता है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, जो कि एक अच्छा चीज है। तो सारे यहाँ पे इस तरह के रूल्स आप जानते हो, बैंक्स हो गया, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंटरमीडिएट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरह की अगर कुछ माल प्रैक्टिस हो रही है ना यहाँ पे, उनको हम टैकल कर पाएंगे। तो जरूरत क्या है, जरूरत है हम इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करें, इस तरह के नॉर्म्स को।
ठीक है ना। एक तरह का देखो, ऐसा नहीं करना कि हमने बिल्कुल इनको बंद ही कर दिया कि नहीं क्रिप्टो करेंसी गलत चीज है, इसको बंद कर दो, या फिर इस चीज को बंद कर दो। ऐसे टेक्नोलॉजीज को अगर हम बिल्कुल उनके ऊपर ना एक कंप्लीट बैन लगाते जाएंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जरूरत होती है एक तरह के रेगुलेशन की, और ये जो इंडिया इस तरह के मेजर्स लेके आ रहा है, ये एफएटीएफ के बिल्कुल इन लाइन है। एफएटीएफ आप सभी जानते हो, फाइनेंशियल एक्सेल टास्क फोर्स, ठीक है ना। ग्लोबली जब हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, टेरर फाइनेंसिंग की, उसको टैकल करने के लिए 1989 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जब G7 की मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर, उसका नाम है एफएटीएफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एफएटीएफ ने, एंड कहीं ना कहीं इंडिया के जो लॉज हैं वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, एफएटीएफ ने ना वीएएसपी करके एक कैटेगरी बनाई है, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसकी डेफिनेशन देखो, यहाँ पर जो भी इंटरमीडियरीज आगे, वो आगे आपके ब्रोकर्स, आपके एक्सचेंज, कस्टोडियन, हेज फंड्स, जो माइनिंग पूल्स है, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो कल को जैसे मान लो इंडिया ने भी जैसे अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया है, ठीक है ना, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात कर रहा है, तो वहां पर कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो इंडिया उसको रेगुलेट करते हुए कहीं ना कहीं उसको रोक सकता है इस चीजों के। तो मनी लॉन्ड्रिंग को यहाँ पे हम इंडिया रोक सकता है। तो इंडिया ने भी इस चीज को, पीएमएलए को जो अमेंड नोटिफिकेशन लेटेस्ट निकाला है ना, उसके अंदर इंडिया ने इस चीज को कवर किया हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। साथ में देखो टैक्सेस की अगर हम बात करें तो टैक्स रेट्स भी हमें रिकंसिडर करने होंगे, ठीक है ना, कि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, देखो इनका तो पैसा ही अचानक से ऊपर नीचे होते रहते हैं इनकी वैल्यूज, तो कैसे हम इनके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, ठीक है, डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर कैसे होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं किसी और कंट्री के अंदर टैक्सेस बहुत कम है। तो कुछ इस तरह की चीजों को हमें देखना पड़ेगा, ये जो टैक्स आर्बिट्राज है ना, इसको हमें एक तरह से रोकना पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या कि अगर हम दूसरी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हमें हमेशा डर लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। ये देखो, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, इनके लोकल इंपैक्ट नहीं, इनके ग्लोबल इंपैक्ट है, तो डेफिनेटली हमें और दूसरी कंट्री के साथ भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर राइटर ने बात करी है G20 प्लेटफॉर्म को यूज करने की। देखो इस साल तो देखो आप सभी जानते हो G20 डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया की प्रेसिडेंसी है, बहुत बार हम इसके ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं G20 के रिगार्डिंग। तो इंडिया का जो जो बेसिकली G20 का फाइनेंस ट्रैक है ना, वो इस डायरेक्शन में काम कर सकता है, ठीक है ना, कि कैसे हम एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरफ आगे बढ़े वर्चुअल डिजिटल एसेट के रिगार्डिंग। इंडिया की लीडरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इवन देखो आप नोटिस करो, हमने जो हमारा प्रीलिम बूस्टर होता है ना, वहां हमने डिस्कस भी किया था मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के रिगार्डिंग। यूरोप ने भी, यूरोपियन पार्लियामेंट ने इसको पास किया है इसी पर्टिकुलर चीज को देखते हुए। साथ ही साथ आप एशिया के अंदर जापान और साउथ कोरिया को भी देख सकते हो, उन्होंने भी एक तरह से इसके लिए फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं नोटिस करें, इन सभी चीजों को हम अप्रिशिएट करें, और आने वाले टाइम के अंदर हम कैसे ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की तरफ वर्क कर सकते हैं, तो इंडिया का वहां पे डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल रहता ही रहता है। जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करें ना, रोल्स रॉयस ने कैसे जो लॉज चेंज करे उसके बेस के ऊपर चेंजेस देखने को मिले थे, वहां पर भी इंडिया इसी तरह ही कहीं ना कहीं डिजिटल एसेट लीडरशिप के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकता है, जो चेंजेस हैं उनको कुछ लेकर आ सकता है। और यहाँ पे बात हुई है एक वर्ड की, दैट इज एनिमल स्पिरिट, ठीक है। मैं इस वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। दरअसल में ये जो वर्ड है ना एनिमल स्पिरिट, ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स है, ठीक है, उन्होंने पहली बार यूज किया था अपनी बुक के अंदर। बेसिकली इनका कहने का मतलब होता है कि अगर कोई ह्यूमन बिहेवियर है ना, वो रैशनैलिटी के बेसिस के ऊपर नहीं ज्यादा डिटर्मिन होता, रेदर देन उसके वो कैसे इमोशंस कैसे हैं, ठीक है ना, उनके इसके इंस्टिंक्ट कैसे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा चीजें बताती हैं कि वो कैसे कोई डिसीजन लेने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इसको इन्वेस्ट करने होते हैं ना, तो मान लो कि बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो वो उसका एनिमल स्पिरिट की वजह से है, उसका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी राइटर वही कह रहे हैं कि G20 प्लेटफॉर्म को इंडिया यूज कर सकता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करने के लिए विद रिगार्ड्स टू दिस ग्लोबल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ठीक है ना। तो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आर्टिकल। दोस्तों चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, दैट इज द थर्ड जेन वेब इज अबाउट पब्लिक गुड, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं कि जो तीसरा जनरेशन वेब है वो काफी बायस्ड होने वाला है, ऐसा एक नोशन है दुनिया के अंदर टुवर्ड्स गेमिंग एंड क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। पर कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे तो 2021 की एक रिपोर्ट है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की, जो बोलता है कि नहीं ये तो बहुत क्रूशियल है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को अगर $1.1 ट्रिलियन डिजिटल एसेट अपॉर्चुनिटी करनी है 2032 तक, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो होंगे, सर ये क्या है वेब थ्री क्या चल रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले होता था वेब 1, इसका मीनिंग क्या होता था, देखो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पहले ना आप एक पेज ओपन करते थे, यहां पर बस आप इसको पढ़ सकते थे, मतलब रीड हो सकता था और आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। तो बिल्कुल भी इंटरेक्टिव पेजेस नहीं होते थे, आप सिंपली कुछ सर्च कर रहे हो, बस आप उसको पढ़ सकते हो और कुछ नहीं। फिर हमें देखने को मिला क्या, वेब 2 या वेब 1.0, वेब 2.0। वेब 2.0 में क्या हुआ,
अब आप रीड भी कर सकते हो प्लस साथ ही साथ राइट भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। सर जैसे आपका फेसबुक हो गया, अब फेसबुक पे कंटेंट किसी और ने थोड़ी डाला है, वो तो आप ही डाल रहे हो, मैं ही डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यूजर ही था ना एक तरह से क्रिएटर बन गया। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं वेब 2.0 की क्रिएटेड कंटेंट आपका ही है। वेब 1.0 में प्योरली स्टैटिक कंटेंट था, आप बस उसको पढ़ सकते थे, दैट इज इट। अब हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 की। देखो यहां पर जब हम बात करें ना वेब 3.0 की, यहां पर थोड़ा सा जो यूजर है उसके पास कंट्रोल बढ़ गया है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो वेब 2.0 में कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल है आपकी सोशल मीडिया कंपनीज के पास। आपकी जो कंपनीज है ना, इनकी एक तरह से ओलिगोपॉली चल रही है। मतलब आप नोटिस करो, ठीक है, फेसबुक कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, ट्विटर कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। हमारी आप नोटिस करते हो ना कैसे कंट्रीज के ऊपर भी मतलब कैसे प्रेशर डालता है कि नहीं हम ऐसे कर देंगे बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ कंट्रोल इन सभी कंपनीज के पास आ चुका है। आपका जो पूरा डेटा है ना इनके पास है, और इस डेटा को कहीं भी यूज किया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे कैसे इसको डेटा को यूज किया जाता है। पर वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। वेब 3.0 में हम बात करते हैं बेसिकली एक तरह की, जब चीजें थोड़ा लोगों के हाथ में ज्यादा होती है, ठीक है ना, जब यूजर के पास ज्यादा कंट्रोल होता है, उसको हम जनरली वेब 3.0 के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर ओनरशिप भी कहीं ना कहीं यूजर के पास आ जाती है। क्लियर। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइज मेथड भी हम इसको बोल सकते हैं। पर यहां पर राइटर ने ना एक हमें डिस्टिंक्शन बताई है बिटवीन वेब 3 और वेब 3.0। कई बार ना हम दोनों को सेम मानते हैं, पर यहां पर राइटर कह रहे हैं कि नहीं, ये सेम नहीं है, इनमें फर्क है। जब हम बात करते हैं वेब 3 की, तो वेब 3 क्या है, डिसेंट्रलाइज। जैसे मैंने बताया था ना कि किसी जगह पे सेंट्रलाइज, जहां पे डेटा एक पर्सन के पास होता है। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ ओनर के पास उसके पास ज्यादा कंट्रोल होगा, प्राइवेसी उसकी ज्यादा होगी, ब्लॉकचेन के थ्रू ड्रिवन होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन हम जानते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है, एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म ही होता है ये भी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के बेसिस के ऊपर वर्क करता है। हमने साइंस टेक के जब स्टैटिक पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्रिप्टो एसेट फ्रेंडली होगा, ठीक है। अभी क्रिप्टो के बारे में पढ़ा, पर ये पॉजिटिव सेंस में क्रिप्टो एसेट की बात करी जा रही है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं वेब 3.0 की, ये एक तरह का सिमेंटिव वेब को होल्ड करता है, जो कि एआई के द्वारा पावर्ड होता है। कहने का मीनिंग क्या है, देखो अगर आप मान लो, जैसे आपने अभी थोड़े दिन टाइम पहले चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। तो चैट जीपीटी क्या करता है, इसेंशियली ना आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर देता है। तो ये कैसे हो पा रहा है, यहां पर ना नया कंटेंट जनरेट किया जा रहा है यूजिंग द वेरियस रिसोर्सेज ऑन द डिफरेंट वेबसाइट्स। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। तो ये सिमेंटिक वेब इसी को बोलते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क्स। जो लोग कंप्यूटर साइंस से होंगे ना वो समझ पाएंगे, सिमेंटिक नेटवर्क्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे अलग अलग जगह पे जो एक तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम यूज करते हुए इसको अच्छे से कर पाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो वेब 3.0 में बेसिकली ना डेटा एनालिटिक्स के ऊपर बहुत काम किया जाता है। एंड इस वजह से क्या होता है, जो सर्च इंजन होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो वेब 3.0 आने वाले टाइम के अंदर हमारे सोचने के तरीके को हम किस तरह से यूज करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। सिमिलरली वेब 3 भी करेगा, ठीक है। वेब 3 के अंदर देखा ना, जैसे डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म था, हमने जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी की बात करी, ठीक है ना, ब्लॉकचेन की बात करी, प्राइवेसी ओरिएंटेड की बात करी। तो ये सारे डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो डेटा स्टोरेज का जो बैरियर होता है उसको भी हम एक तरह से ओवरकम कर पाएंगे, और ज्यादा आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल पाएगी वेब 3 के अंतर्गत। क्लियर। तो ओनरशिप आपके पास हो पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिएटर ही होंगे जो अपने कंटेंट को अपना कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज होता क्या आज के टाइम पे, जो वेब 2 की बात कर रहा हूँ, वहां पर तो फेसबुक जैसी कंपनीज कहीं ना कहीं उस चीज को कंट्रोल करती है ना। तो यहाँ पर ओनरशिप वेब 3 के अंतर्गत आपके पास हमें देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से देखो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होगा वो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के ऊपर होगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइज होगा। दरअसल में वही बातें राइटर के द्वारा बात करी गई है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो राइटर ने करी है, दैट इज एनएफटी के बारे में, नॉन फंजिबल टोकन। अब आप लोग जानते होंगे, देखा पिछले साल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था एनएफटी के बारे में। एनएफटी दरअसल में नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, ये ब्लॉकचेन पे बेसिस ना कुछ टोकन होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही यूनिक होते हैं, ठीक है। इनको ना एक तरह से ये एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है कि कोई चीज आपकी ही है, उसके रिगार्डिंग उसकी ओनरशिप को प्रूव करने के लिए एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, नॉन फंजिबल टोकन। इससे आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट, इसको कॉपी नहीं कोई कर सकता, ये एक बिल्कुल यूनिक होता है। कोई भी मान लो जैसे कोई मीडिया हो गया, ठीक है ना, कोई आर्ट आर्ट का कोई कंटेंट हो गया, कोई भी डिजिटल कंटेंट हो गया, किसी भी चीज के लिए एक यूनिक एसेट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग टोकन बेस्ड मेथोडोलॉजी, उसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। तो ये सारी चीजें भी क्या करेंगी, आपको डिजिटल इकोनॉमी के अंदर डेफिनेटली आपको एक तरह से आपके पास ही चीजें हैंडल हो पाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत डायनेमिक यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब इंडिया सर इन पर्टिकुलर चीजों से कैसे पर्टिकुलर बेनिफिट कर सकता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज आप नोटिस करो, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है हमारी। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अपना अपना इनोवेशन करते रहते हैं, पर
इस इनोवेशन का मिसयूज भी तो किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसी इनोवेशन है जिनको हमने आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अगर हमने जो वेब 3 के थ्रू हमने कहीं ना कहीं इनके डिजिटल टोकन्स बना दिए, तो क्या इनकी इनोवेशन सिक्योर नहीं हो पाएंगी? आंसर इज यस। ठीक है ना, हमने देखा ना टोकन्स के माध्यम से कैसे वो चीज करी जा सकती है, तो बिल्कुल वो यूनिक होगा, तो हम कहीं ना कहीं बता पाएंगे कि नहीं यार, ये तो इनोवेशन इसकी है, यहाँ पर ये आईपीआर से प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। साथ में ही आप जानते हो आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है, ठीक है ना, हम कहीं ना कहीं 5G 6G की बातें कर रहे हैं। वहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन होगा, आप कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल रिमोटली ही कर पाओगे, तो वहां पर भी Web3 आपको हेल्प कर पाएगा। रूरल एरियाज के अंदर भी हम जैसे जैसे IoT का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत सारा एक अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है अटल भूजल योजना का। देखो अटल भूजल योजना आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर ना हम कहीं ना कहीं जब वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। पर अगर हमने इस डेटा को प्रॉपरली यूज किया, डेटा एनालिटिक्स के अंदर हमने इसको इंप्लीमेंट किया एंड उसके बेसिस के ऊपर हमने कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करी, तो ये सारी चीजें हम डेफिनेटली इससे कर सकते हैं। वेब 3.0 वहां पर हमें अच्छे से इंसाइट्स दे सकता है, कितना वॉल्यूम हमने यूज किया, कैसे उसको ठीक करना है, फिर उसको कहीं ना कहीं हम और प्रोग्राम्स के अंदर भी यूज कर पाएंगे। तो वेब 3.0 ये एनालिटिक्स एट द एज हमें हेल्प करता है, ताकि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम अच्छे से काम कर पाए। उसी तरह से अगर मान लो अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए हमें फ्लड्स के लिए, तो जैसे जैसे हमारी डेटा एनालिटिक्स इंप्रूव होती रहेगी, उस तरह से हम इसको इंप्रूव करते रहेंगे, और वहां पर भी वेब 3.0 का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो देखो आज के टाइम पर ना अगर आप नोटिस करो, तो हम डेटा जनरेट तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर अगर इस डेटा को हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम उसके मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे, तो वो डेटा हमारे लिए बकवास है। ठीक है ना, तो जरूरत क्या है, एक तरह की डिसेंट्रलाइज एनालिटिक्स की बात करें, टोकनाइजेशन की बात करें, जैसा कि वेब 3 के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर्ड है, तो कहीं ना कहीं रूरल कम्युनिटीज का भी फायदा हो पाएगा, एंड इस डेटा के बेसिस के ऊपर हम अच्छे इंसाइट्स भी लेकर आ पाएंगे। तो जरूरत क्या है, वेब 3 को भी कंबाइन करो और वेब 3.0 को भी कंबाइन करो। फर्क याद है ना वेब 3 का? वेब 3 क्या था? वेब 3 में हमने समझा ना कि ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ये प्राइवेसी ओरिएंटेड है, ये ब्लॉकचेन के थ्रू ड्रिवन है, यहाँ क्रिप्टो एसेट्स को आप यूज कर सकते हो। वेब 3.0 क्या था? वो सिमेंटिक वेब्स वाला, जहां पर कहीं ना कहीं आप डिफरेंट वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हो एक नई कंटेंट जनरेट करने के लिए, वो वेब 3.0 आ जाता है। तो जैसे हम इनको कंबाइन करेंगे वो हमें हेल्प करेगा, ठीक है ना, नई एक स्ट्रेटजी हम उसके बेसिस पे बना पाएंगे, और इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो इंडिया की जो नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रेटजी है 2021, वो भी यहीं पर इस तरह की बातें ही करती है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करती है कि कैसे आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं, ताकि इंडिया को अलग अलग एस्पेक्ट में हम डेवलप कर पाएं। एंड डेफिनेटली वेब 3 और वेब 3.0 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये थे आज के तीनों आर्टिकल्स। आई होप आपको सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड हार्ड वर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।